हेलो मेरे डियर थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपको समझना, और यह क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर में भी 10 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन के पैथ वे को बनाइए, यानी फ्लो चार्ट को बनाइए। माय डियर, अगर आपसे पूछ देगा 5 नंबर में तो बहुत लोग गलत करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि वह रटे हुए रहते हैं। रटे हुए का मतलब है कि वह जैसे जैसे यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया गया है वैसे वैसे रट कर चले जाते हैं। अब होता यह है कि जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वह इसमें से किसी एक को मिस कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा वह चार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे जो है बच्चे में होता है, किन किन स्टेप के बाद कौन सा होता है, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे आज समझेंगे। समझ गए चीज़ों को? चलिए समझते हैं पैथवे को, फीटल ब्लड सर्कुलेशन को, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे में कैसे जो है ब्लड उसके शरीर में सर्कुलेट होता है, कैसे उसका परिसंचरण काम करता है। आज के इस वीडियो के बाद आप लोग समझ जाइएगा। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है चाइल्ड हेल्थ में, और थर्ड ईयर के मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी में यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि एक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका प्लेसेंटा जो है आपके सामने में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा कहाँ होता है? पता है कि यह यूट्रस के जो है एक दीवार पर लगा हुआ होता है। प्लेसेंटा इस आकृति में हो सकता है, ठीक है ना, जैसे यह यूट्रस है तो यूट्रस के एक दीवार पर यह प्लेसेंटा ऐसे लगा होता है, और इसी प्लेसेंटा से जो है बच्चा का नाभि नाल जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेशन बच्चा में होता है प्लेसेंटा के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चा में चाहे वह पोषण हो चाहे वह रक्त हो, वह माँ के जो है गर्भ से जो यूट्रस होता है उसके प्लेसेंटा से ही सारा काम शिशु में होता है। ठीक है, चाहे वह ऑक्सीजन लेने की बात हो या जो है ब्लड सर्कुलेशन या पोषण लेने की बात हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा देखिए तीर यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ले जाता है। अब प्लेसेंटा में आपको पता होगा प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकला होता है, नाभि नाल। उसी नाभि नाल में एक वेन होता है और दो जो है आर्टरी होता है। ठीक है, एक अम्बिलिकल वेन निकलता है और एक जो है दो अम्बिलिकल आर्टरी निकलता है। कुल मिला के 3 जो है आपके यहाँ से ब्लड सप्लाई के लिए निकलता है नली, जिसमें से एक वेन होता है जो शुद्ध ब्लड जो है प्लेसेंटा से लेकर बच्चा की तरफ जाता है। ठीक है, और जो आर्टरी होता है वह अशुद्ध ब्लड को जो है फिर प्लेसेंटा में पहुंचाता है शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा प्लेसेंटा से बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगा होता है, नाभि नाल, उसी से जो है आपके यह वेन निकला होता है जिसे हम लोग अम्बिलिकल वेन कहते हैं। अब आप लोग ये जानते हैं कि भाई वेन में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन बच्चे के केस में यह शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो यूट्रस में लगा होता है, यूट्रस के दीवार पर चिपका रहता है प्लेसेंटा। यह प्लेसेंटा से जो है यूट्रस पर जो चिपका होता है प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा जो है क्या करता है कि इससे निकला हुआ नाभि नाल होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसी में अम्बिलिकल वेन भी जो है निकलता है जो बच्चे को तरफ जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा से शुद्ध जो है ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन में आया। ठीक है, अम्बिलिकल वेन में आया। अब ये वेन क्या करता है? अम्बिलिकल वेन क्या करता है कि ब्लड को भेजता है कहाँ पे? लीवर में। ठीक है, लीवर में भेजता है। अब लीवर क्या करता है कि लीवर से फिर आगे ब्लड जाने के लिए लीवर और अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में एक आपका जो है बाईपास का काम करता है जिसे डक्टस वेनस कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के इसमें 3 बाईपास आपको देखने को मिलता है। बाईपास के मतलब होता है कि एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता से क्रॉस करना, यही बाईपास होता है। तो जैसे यहाँ पे अम्बिलिकल वेन में ब्लड आया, यह वेन क्या करता है? लीवर में भेजा। अब लीवर से ब्लड निकलने के लिए जो है एक रास्ता चाहिए जिसे हम लोग डक्टस वेनस कहते हैं। ठीक है, तो यह लीवर के रास्ते जो है डक्टस वेनस ब्लड जो है भेज देता है इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, और यह इन्फीरियर वेना केवा क्या है? तो यह सबसे बड़ा रक्त वाहिका होता है जो निचले अंगों से ब्लड को लेकर हमारे जो है कहाँ भेजता है? हार्ट में भेजता है। ठीक है, शुद्धिकरण के लिए।
तो यह अम्बिलिकल वेन क्या करता है, अम्बिलिकल वेन में गया, ठीक है, अम्बिलिकल वेन लीवर में भेजता है और लीवर क्या करता है कि अपने एक बाईपास रास्ता के जरिए डक्टस वेनस के जरिए इन्फेरियर वेना केवा में भेजता है। यह नीचे के अंगों से आता हुआ ब्लड को कलेक्ट करता है इन्फेरियर, और सुपेरियर जो है ऊपर के अंगों से ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अम्बिलिकल वेन मेन है और इससे निकला हुआ लीवर में एक रास्ता जाता है और यह लीवर वाला बेचारा जो है एक डक्टस वेनस को जो है अपना निकालता है और यह डक्टस वेनस क्या करता है कि लीवर से ब्लड को यह इन्फेरियर वेना केवा में भेज देता है इसमें, ठीक है। तो यह डायग्राम को याद रखिएगा। अब इन्फेरियर वेना केवा क्या करता है कि यह जो आप जानते हैं कि हृदय में कुल 4 जो है चेम्बर होता है, ठीक है। ऊपर के जो है आर्ट्रियम होता है लेफ्ट और राइट और नीचे के वेंट्रिकल होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब नॉर्मल एक एडल्ट में जो सर्कुलेशन होता है तो आप लोगों को पता है पहले ब्लड कहाँ पे आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है, आलिंद में आता है दायां में, फिर यह जो है यहाँ भेजता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है पल्मनरी जो है पल्मनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा जो है शुद्ध कर को भेजता है कहाँ, इस वाले में लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब यह शुद्ध ब्लड फिर इसमें आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल औरोटा महाधमनी में भेजता है, जिससे महाधमनी सभी अंगों की तरफ ब्लड को भेज देता है। तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे होता है, लेकिन फीटल में क्या होता है कि ब्लड तो जो है आपके राइट आर्ट्रियम में तो यहाँ पे आता है, एडल्ट में भी आता है और गर्भ में पल रहे बच्चे में भी राइट आर्ट्रियम में ब्लड जो है इन्फेरियर वेना केवा से आया राइट एंट्रियम में, ठीक है। अब राइट एंट्रियम में क्या होता है कि ये राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम के बीच में आपका एक क्या होता है, फोरामेन ओवली होता है, जो हृदय में एक छिद्र के समान रहता है, जो दाहिने आलिंद और बायां आलिंद के बीच में होता है, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवली होता है, जिसके जरिए इन्फेरियर वेना केवा से आर्ट्रियम में आता है और यहाँ से कुछ ब्लड जो है फोरामेन ओवली के जरिए लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और आप लोग जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल औरोटा में ब्लड को पंप कर देता है और औरोटा से ब्लड जो है संपूर्ण शरीर को मिल जाता है, ठीक है ना। अब मान गए राइट आर्ट्रियम से कुछ ब्लड अगर फोरामेन ओवली के थ्रू अगर लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा तो यह सीधा जो है इसके होते हुए औरोटा में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान गए राइट आर्ट्रियम है, अब यह ब्लड को मान गए कुछ ब्लड फोरामेन ओवली के तरफ चला गया और कुछ ब्लड जो होता है वह राइट वेंट्रिकल के तरफ चला जाता है। जैसे मानिए यह हार्ट है, 4 चेम्बर है, ठीक है, 4 चेम्बर है, इसमें आपका राइट जो है आर्ट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर जो है यहाँ पे वेंट्रिकल है राइट वाला, ठीक है, इधर जो है वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला। अब ब्लड जो है कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम यहाँ पे आया, ठीक है, ब्लड यहाँ पे आया दोनों केस में, एडल्ट में या भ्रूण में। अब ब्लड यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर भ्रूण के बात होगा तो फोरामेन ओवली होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक फोरामेन ओवली होता है, छिद्र होता है, जिसके जरिए यहाँ का ब्लड डायरेक्ट यहाँ जो है आ जाता है और फिर जो है यहाँ लेफ्ट जो है आर्ट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर यहाँ से जो है औरोटा में चला जाता है। लेकिन कुछ जो ब्लड होता है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ जो ब्लड होता है वह राइट आर्ट्रियम के जाने के बाद फोरामेन ओवली में नहीं जाकर कुछ ब्लड यहाँ भी आ जाता है और कुछ ब्लड ऊपर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, यानी कुछ ब्लड यहाँ आता है हार्ट के चेम्बर में और फिर कुछ ब्लड जो है आपके इस राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ पे एक जो है आपके पल्मनरी आर्टरी जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पल्मनरी ट्रंक, ठीक है, पल्मनरी ट्रंक। अब यह भ्रूण की स्थिति में पल्मनरी ट्रंक होता है तो यह राइट वेंट्रिकल वाला पल्मनरी ट्रंक में ब्लड को भेज देता है। अब ये पल्मनरी ट्रंक क्या करता है, ये पल्मनरी ट्रंक क्या करता है कि फिर पल्मनरी ट्रंक और औरोटा के बीच एक बाईपास जो है होता है जिसे डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, ठीक है। अब यह पल्मनरी ट्रंक ब्लड को डक्टस आर्टेरियस में भेजता है और यह डक्टस आर्टेरियस औरोटा में भेज देता है, फिर औरोटा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड को सारे जगहों पर भेज देता है और फिर जो है सारे जगह से जो है अशुद्ध ब्लड को अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट कर लेता है और यह फिर जो है प्लेसेंटा की तरफ भेज देता है। क्या समझे?
अब रही बात ये लंग्स में ब्लड आने का, तो माय डियर, चूँकि जो शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है, उसमें लंग्स जो है काम नहीं करता है, लंग्स इनएक्टिव होता है, चूँकि इसमें फ्लूइड भरा होता है, चूँकि बच्चा जो है फ्लूइड के बीच में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में होता है गर्भ में, तो उसमें लंग्स काम नहीं करता है, इसलिए जो है राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है इस लंग्स में नहीं आता है, डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रंक के जरिए बाईपास के आता है डक्टस आर्टेरियस में, और यहाँ पे ऑरोटा में आता है, फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होने लगता है संपूर्ण शरीर में, और फिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है अम्बिलिकल आर्टरीज, और यह आर्टरीज फिर प्लेसेंटा में भेज देता है शुद्ध ब्लड शुद्धिकरण के लिए, और फिर यहाँ पे शुद्ध ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन के जरिए लीवर में, फिर लीवर से एक नली निकला होता है जिसे डक्टस वेनस कहते हैं, और यह डक्टस वेनस बाईपास का काम करता है, यह लीवर से ब्लड को लेकर इन्फीरियर वेना केवा में भेजता है, और यह इन्फीरियर वेना केवा राइट आर्टेरिया में भेजता है, और यहाँ पे आने के बाद कुछ ब्लड इस साइड चला जाता है, कुछ ब्लड इस साइड आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, तो जो इधर आ गया वह फोरामेन ओवली से होते हुए लेफ्ट आर्टेरियम में, और फिर लेफ्ट आर्टेरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद ऑरोटा महाधमनी में, और फिर महाधमनी संपूर्ण शरीर को ब्लड सर्कुलेशन के लिए भेज देता है, और फिर जब संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो फिर शरीर के अलग अलग अंगों से अशुद्ध ब्लड को भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान गए इधर ब्लड आया तो उसको तो समझा दिए, अगर यही ब्लड ऊपर गया, राइट वेंट्रिकल में कुछ ब्लड चला गया, तो यह वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी ट्रंक में भेजता है, और पल्मोनरी ट्रंक जो है लंग्स के तरफ नहीं भेजता है शिशु में, क्योंकि इस समय लंग्स जो है इनएक्टिव होता है, और इसमें नहीं भेजकर यह पल्मोनरी ट्रंक डायरेक्ट डक्टस आर्टेरियस में भेजता है, और यह डक्टस आर्टेरियस सीधा ऑरोटा में, फिर ऑरोटा संपूर्ण शरीर में, और फिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध ब्लड जो है अम्बिलिकल आर्टरी लेता है, और यह जो है प्लेसेंटा के तरफ भेज देता है। तो चीज़ों को समझ गए, ठीक है। देखिए, प्लेसेंटा से शुद्ध ब्लड उठाएगा अम्बिलिकल वेन लीवर में भेजेगा, लीवर में ब्लड जो है आपके लीवर से ब्लड जाने के लिए आपको एक बाईपास बनाया गया है जिसे डक्टस वेनस लेता है लीवर से, और यह भेज देता है किसको, इन्फीरियर वेना केवा को। अब इन्फीरियर वेना केवा तक ब्लड आ गया तो यह राइट आर्टेरियम में भेजता है, राइट आर्टेरियम भेजने जाता है ब्लड, तो यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ते फोरामेन ओवली के तरफ खुलते हैं जो लेफ्ट आर्टेरियम में भेजता है, यानी राइट आर्टेरियम और लेफ्ट आर्टेरियम के बीच एक फोरामेन ओवली होता है। अगर ब्लड राइट आर्टेरियम से कुछ ब्लड इधर की तरफ मुड़ गया तो वह फोरामेन ओवली से होते हुए लेफ्ट आर्टेरियम में जाएगा, और जब लेफ्ट आर्टेरियम में चला जाता है ब्लड तो आप लोग को पता है कि वह लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर उसके बाद ऑरोटा से होते हुए संपूर्ण शरीर में, और फिर संपूर्ण शरीर से जो गंदा ब्लड है डीऑक्सीजनेट है वह अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट करता है और वह प्लेसेंटा को भेज देता है, ठीक है। रही बात राइट आर्टेरियम से अगर कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल के तरफ, यानी जैसे यह चेम्बर है, यहाँ पे राइट आर्टेरियम है, लेफ्ट आर्टेरियम है, ठीक है, नीचे राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट जो है वेंट्रिकल है, अगर कुछ ब्लड यहाँ जाने के बजाय यहाँ नीचे आ जाएगा तो यह नीचे पल्मोनरी ट्रंक जुड़ा है, यह भेजेगा आपके पल्मोनरी ट्रंक जो है एक बाईपास में भेजता है डक्टस आर्टेरियस में, और यह फिर ऑरोटा में भेजता है, ठीक है। तो यही राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को फेफड़ा के तरफ शिशु में नहीं भेजता है क्योंकि उस समय लंग्स इनएक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन आपको डायग्राम में यह बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यह पल्मोनरी ट्रंक बाईपास में डक्टस आर्टेरियस से जुड़ा रहता है जो भेजता है ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद यहाँ से फिर ऑरोटा में और फिर शरीर में अलग अलग भागों में जाता है, और फिर जब अलग अलग भागों से अशुद्ध होता है तो वहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट करता है और फिर वह भेज देता है प्लेसेंटा में। और यही आपका जो है एक गर्भ में शिशु का ब्लड सर्कुलेशन का यही चार्ट है, इसी चार्ट के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। चीज़ों को समझ, गर्भस्थ शिशु विपत्ति अथवा गर्भ का संकट में होना क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध को समझाइए। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसको हिंदी में गर्भस्थ शिशु विपत्ति, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कोई विपत्ति है, कोई संकट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर फीटल डिस्ट्रेस क्या कहते हैं। इसके कारण, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सब बताना है। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे समझने का चीज़ है कि गर्भस्थ शिशु विपत्ति क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है विपत्ति होना, ठीक है, और फीटल का मतलब होता है गर्भ में पल रहे शिशु, ठीक है। देखिए, गर्भस्थ शिशु की विपत्ति से तात्पर्य है गर्भ का ऐसी जटिलताओं से गुजरना जिनके अधिक समय तक बने रहने से भ्रूण के जीवन को खतरा हो तथा उसे अस्थायी क्षति हो सकता है, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु जो है हो सकती है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का संकट, ठीक है, गर्भ में पल रहे शिशु को संकट होना या विपत्ति होना, यही फीटल डिस्ट्रेस कहलाता है। फीटल डिस्ट्रेस का समान से मीनिंग होता है कि ऐसी विपत्ति से तात्पर्य है कि गर्भ की ऐसी कॉम्प्लिकेशन, गर्भ प्रेगनेंसी की ऐसी जटिलता से गुजरना जहां पे अगर यह जटिलता अधिक समय तक गर्भ में बना हुआ है तो यह भ्रूण के जीवन के लिए खतरा होता है। मीन्स बच्चे जन्म में जो गर्भ में पल रहा है बच्चा है उसके लिए खतरा होता है अगर यह विपत्ति, यह संकट लंबे समय तक पल रहा है गर्भ में, तो ठीक है। उसे अस्थाई क्षति हो सकता है, मतलब जो भ्रूण पल रहा है घर में उसे अस्थाई जो है क्षति पहुंच सकता है इससे, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। नॉर्मल तौर पे कहा जाए फीटल डिस्ट्रेस जो होता है यह एक गर्भकालीन, गर्भ के समय गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक ऐसा संकट होता है जो अगर लंबे समय तक बना रहता है तो यह शिशु जो भ्रूण होता है उसको क्षति पहुँचा सकता है अस्थायी तौर पर और मृत्यु भी हो सकता है। इसके कारण यही फीटल डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस मतलब संकट, एक ऐसा विपत्ति जो फीटल यानी भ्रूण को, शिशु को क्षति पहुंचा सकता है, वही फीटल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। चलिए समझ गए, इंग्लिश दिया गया है। अब किन किन कारणों से बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब गर्भ के समय बच्चा के लिए संकट की सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, कब कब। तो कारण होता है, पहला कारण कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, मतलब जो नाभि रज्जु होता है उसका जो है भ्रंश हो जाना, नष्ट हो जाना, यह फीटल डिस्ट्रेस का एक कारण होता है। बच्चा पेट में जन्म में पल रहा है और उसके गर्भ में ही अगर उसका नाभि जो है खंडित हो जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो माँ से उसका कनेक्टिविटी टूट जाएगा। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि गर्भ में सब कुछ माँ से ही प्राप्त होता है और नाभि अगर टूट जाएगा, माँ से लगा हुआ प्लेसेंटा से अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कारण है माँ का अगर कम रक्तचाप होगा, हाइपोटेंशन होगा माता का, तो यह भी कारण हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा अगर हट चुका है, बच्चे से लगा हुआ जो प्लेसेंटा है, यूट्रस से लगा हुआ जो प्लेसेंटा होता है, यह प्लेसेंटा अगर अपने पृथक्करण हो चुका है, इस जगह से हटकर यहाँ है तो यह कारण बनता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप भी कारण बनता है। गंभीर रीनल, कोई ऐसे किडनी का रोग भी फीटल डिस्ट्रेस का कारण हो सकता है। कोई मदिरा पान, ड्रग एडिक्शन माँ के द्वारा लिया जा रहा है तो ये भी कारण बनता है। स्मोकिंग भी कारण बनता है, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न माता होती है जो स्मोकिंग भी करती है तो यह भी एक कारण बनता है। मातृत्व गंभीर निर्जलीकरण, माता में कोई ऐसे कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल का शरीर में कमी हो जाए तो यह भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखेंगे। तो ये सारे के सारे कारण था जहाँ पे माता से रिलेटेड भी कारण हो सकता है और बच्चा से रिलेटेड भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे ज़्यादातर जो कारण होते हैं वह माँ से ही रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चा से रिलेटेड सिर्फ एक आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। बाकी के बाकी सब जो है माँ से रिलेटेड ही होगा, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रग एडिक्शन, किडनी का प्रॉब्लम, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, निर्जलीकरण, ये सब माँ से रिलेटेड समस्या है जो फीटल डिस्ट्रेस का कारण बनता है। अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय की धड़कनें अधिक हो जाएगा। अगर बच्चा के साथ अगर कोई समस्या होने लगेगा, उसका कोई संकट उत्पन्न होने लगेगा, मतलब उसको कोई विपत्ति आ जाएगा गर्भ में, तो गर्भ में जो शिशु है उसका हृदय धड़कन बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, बढ़ भी जाएगा और घट भी सकता है तो ब्रेडीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। भ्रूणीय गति कम हो जाएगा, बच्चा का जो मूवमेंट होगा गर्भ में वह
मूवमेंट मतलब उसका गति जो है कम जाएगा, ठीक है। भ्रूण का हृदय ध्वनि अनुपस्थित हो सकता है, फीटल हार्ट साउंड जो है अब्सेंट हो जाएगा, FHS अब्सेंट हो जाएगा, मिकोनियम बाहर निकलने लगेगा मतलब बच्चा जो है गर्भ में ही जो है मल मूत्र त्यागने लगेगा, और फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन्स बच्चे का ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो यह सब के सब कारण बच्चे से रिलेटेड, खासकर बच्चे के हृदय धड़कन बढ़ना, कमना, गति जो है कम जाना, ध्वनि अनुपस्थित हो जाना, हर्ट ध्वनि, मिकोनियम बाहर निकलने लगना, और फीटल हाइपोक्सिया हो जाना, मीन्स भ्रूण का ऑक्सीजन का कमी हो जाना। तो यह सब चिन्ह और लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब निदान क्या क्या हो सकता है। अगर फीटल को कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, किन किन जांच के द्वारा। सबसे पहला USG होता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद वेजिनल का एग्जामिनेशन, योनिक का परीक्षण हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल, पेट का एग्जामिनेशन हो सकता है। नॉन स्ट्रेस परीक्षण हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा फीटल का मॉनिटरिंग किया जाएगा कि बच्चा किस कंडीशन में है, गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सब होता है, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस होता है, क्या होता है, अमीनोसेंटेसिस होता है। तो ये सब चिन्ह और लक्षण जो है होता है, साथ में यह निदान होता है। तो निदान जान गए कि क्या क्या होगा, पेल्विक वेजिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल चेकअप होता है, एमिनोसेंटेसिस होता है, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमिनोसेंटेसिस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एमोनिक फ्लूइड होता है उसको जो है चेक किया जाता है। अब इसके प्रबंध में क्या क्या होंगे, देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान निरंतर भ्रूण की जांच करते रहना चाहिए ताकि शिशु में होने वाले विपत्ति मतलब डिस्ट्रेस के समय को पहचान किया जा सके। लगातार जो है बच्चे के स्थिति को हम लोग चेकअप करते रहते हैं ताकि बच्चे में अगर कोई भी डिस्ट्रेस यानी कोई भी विपत्ति हो तो पहचाना जा सके और उसका तुरंत मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जटिल गर्भ अवस्था जहां शिशु विपत्ति की संभावना अधिक होती है, ऐसी स्थिति में प्रसव अस्पताल में ही कराना। अगर ये पता चल जाता है कि गर्भ बहुत जटिल होने वाला है, प्रसव जटिल होने वाला है, और गर्भ के सिचुएशन में, गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में प्रसव जो है अस्पताल में ही करवानी चाहिए ताकि बच्चे के जो डिस्ट्रेस है इसको कम किया जा सके, ठीक है। महिला की सुस्पाइन स्थिति को बदलकर बाईं पार्श्विक स्थिति लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रदान करी जाती है ताकि नाभि नाल का दबाव कम हो सके। मतलब नाभि नाल मतलब जो अम्बिलिकल कोर्ड होता है उस पर दबाव न पड़े, इसके लिए महिला को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाया जाता है, जबकि लिटाना किस पोजीशन में चाहिए, सुस्पाइन पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे नहीं लिटाकर, क्योंकि दबाव पड़ता है अम्बिलिकल कोर्ड पर, नाभिक नाल पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाइपोक्सिया की रोकथाम हेतु महिला को ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अब महिला को भी अगर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। शिशु विपत्ति का कारण ऑक्सीटोसिन का अधिक प्रयोग हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। अगर फीटल डिस्ट्रेस का कारण माँ द्वारा लिया जा रहा ऑक्सीटोसिन होता है तो उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, रोगी को हाइपोवॉल्यूमिक आघात जो है वह डिहाइड्रेशन की रोकथाम हेतु IV मार्ग द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा तरल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड देंगे ताकि हाइपोवॉल्यूमिक आघात और निर्जलीकरण से बचा जा सके। नेक्स्ट है, सातवां है, यदि गर्भाशयिक तनाव अत्यधिक हाइपरटोनिक हो तो ट्यूबरटेलाइन अधस्वत्वचीय या सिरा मार्ग द्वारा देनी चाहिए। मीन्स गर्भाशयिक मतलब जो यूट्रस का तनाव अगर अत्यधिक हो, हाइपरटोनिक हो, तो देख लीजिए टर्बुटेलाइन इंट्राडर्मल मार्ग से देनी चाहिए ताकि जो यूट्रस का तनाव है उसमें कमी आ सके, ठीक है। IV मार्ग से देनी चाहिए, ठीक है। दोनों मार्ग से, IV या अधस्वतीय दोनों मार्ग से टर्बुटेलाइन देते हैं। टर्बुटेलाइन तनाव को कम करता है मांसपेशी को, ठीक है। रोगी को नियमित रूप से देखभाल प्रदान करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के विपत्ति के दौरान तुरंत प्रसव कराना चाहिए। अगर बच्चा का कोई फीटल डिस्ट्रेस दिखा जा रहा हो तो तुरंत जो है डिलीवरी करवा देनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई विपरीत संकेत कॉन्ट्राइंडेक्शन न हो तो ऐसी स्थिति में फॉरसेप्स डिलीवरी, एपिजियोटोमी व बेंटाउस प्रसव की जानी चाहिए। अगर कोई कंट्रा इंडेक्शन
इन्फेक्शन ना हो तो इस स्थिति में फोर्सेप्स डिलीवरी करवाएं या एपिजियोटोमी करवाएं या बेंटाउस प्रसव करवाएं। ठीक है। 11 नंबर है निम्न परिस्थितियों में सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। अगर माँ में कोई और प्रॉब्लम होता है, बच्चा में जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, गर्भाशय क्षति हो जाता है, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, ठीक है, और बाधित प्रसव ऑब्स्ट्रक्टेड अगर डिलीवरी है तो इन सब कारणों में जो है सिजेरियन सेक्शन यानी सर्जरी के द्वारा ही बच्चे को जन्म दिलवाना चाहिए। ठीक है। किन किन में? कॉर्ड प्रोलैप्स में, गर्भाशय क्षति में, पूर्ण प्लेसेंटा प्रेविया में और बाधिक प्रसव में मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी में, तो ये सब में सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनियोज अथवा अल्प उल्वत्ता क्या होता है, इसके क्या कारण है, लक्षण, निदान, जटिलता और प्रबंध बताना है। देखिए ओलिगोहाइड्रामेनियोज नाम क्या है, ओलिगोहाइड्रोमेनियाज। ठीक है, ओलिगोहाइड्रामेनियाज। ठीक है, एलिगोहाइड्रामेनियोज, ये नाम आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है अल्प उल्वत्ता क्या है बताना है। अब इसको आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे यह यूट्रस होता है, ठीक है, इस यूट्रस में बच्चा जो है पलता है, ठीक है, और यह क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ए वाला, ठीक है, ए प्लेसेंटा है। अब इसमें बच्चा जो है क्या है, बच्चा इसमें पल रहा है अपना, ठीक है, ये बच्चा पल रहा है। अब होता यह है कि इस बच्चा के चारों साइड से जो है द्रव घिरा रहता है, ठीक है ना, द्रव जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है, चारों साइड से बच्चा को जो है द्रव से भरा हुआ रहता है यूट्रस कैविटी में, मतलब गर्भाशय के गुहा में ये जो है क्या होता है कि द्रव भरा होता है, और जो द्रव बच्चे को घेरा हुआ रहता है चारों साइड से, उसी द्रव को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है हम लोग उसी द्रव को कहते हैं जिसको बच्चा को घेर को रखता है द्रव। ठीक है, इसी को हम लोग उल्वत्ता कहते हैं, समझ गए। अब होता यह है कि कोई कोई कंडीशन में ये जो द्रव है इसका नॉर्मल मात्रा 500 ml से लेकर, ठीक है, 500 ml से लेकर 1000 ml तक नॉर्मल तौर पर यह होता है, नॉर्मल इतना होता है। ठीक है। अब किसी न किसी कारण से ये जो द्रव है वह क्या होता है, कम जाता है। ठीक है। अब इसी द्रव को कमना को हम लोग ओलिगोहाइड्रोमेनियाज कहते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, गर्भ समापन के समय अथवा गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के निकट गर्भ में एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml या इससे भी कम हो जाती है तो यह स्थिति ओलिगोहाइड्रोमेनियाज कहलाती है। आपने क्या समझा कि यूट्रस में जो द्रव फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जब 32वें सप्ताह गर्भ का होता है तो उस समय उसके नज़दीक जाकर अगर यह एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml रह जाता है या इससे भी कम जाता है तो इसी स्थिति को ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। नॉर्मल कितना होता है, 500 से लेकर 1000 ml तक जो है आपके यह होते हैं, बच्चे को घेरे हुए रहते हैं। अब आपको बता दें कि जब 34 सप्ताह के नज़दीक जब जाता है ना यह गर्भावस्था तो वहाँ पे फ्लूइड का मात्रा लगभग 800 ml होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पूर्ण गर्भावस्था में जाता है यानी 40 सप्ताह जब हो जाता है तो वहाँ पे जो है यह द्रव घटकर 600 ml हो जाता है, यानी पूर्ण गर्भावस्था के समय यह जो है घट जाता है 200 ग्राम। ठीक है, इसी अनुसार अगर यह गर्भ समापन होता है, मतलब जब टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, जब समापन होता है तो उस समय अगर 200 ml या इससे कम या फिर 32वें सप्ताह के निकट भी वही सिचुएशन अगर होता है 200 या इससे कम ml तो इसी को हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कमना कहते हैं, यानी ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसके कारण क्या होते हैं, फ्लूइड के कमने का क्या कारण हो सकता है, हम लोगों से कारण भी पूछा है। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो इसके रियलिटी कारण जो है अभी तक अनडिफाइन है, अननोन है, अज्ञात है। अभी इसका रियल पता नहीं है कि किन कारण से जो है फ्लूइड जो है गर्भ अवस्था में कम जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य कारण शामिल है कि इन सभी कारणों से भी हो सकता है फ्लूइड जो है कम जाए। एग्जैक्ट पता नहीं है कि किन कारण से फ्लूइड कम जाता है, लेकिन और कुछ कारण हो सकते हैं जो कारण नीचे दिए गए हैं जिसके कारण फ्लूइड कम होते हैं। ठीक है,
पहला देख लीजिए भ्रूण में विकार। पहला जो कारण होगा या तो बच्चे में कोई समस्या होगा भ्रूण में, समझ गए ना, तो कोई भ्रूण में कमी हो सकता है, फीटल एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, इसके कारण भी फ्लूइड कम सकता है। एमनियोटिक द्रव की कम उत्पत्ति, मतलब जो एमनियोटिक द्रव है जो उसका प्रोडक्शन है उसमें ही कमी होगा, जिसके कारण वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। या पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता, मतलब पहले ही जो है बच्चा समय से पहले ही मैच्योर हो गया हो गर्भ में, तो यह भी एक कारण होता है कि ये हो सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कमी के कारण। ठीक है। भ्रूण के मूत्र मार्ग में रुकावट या विकार। अब जो भ्रूण है, जो डिफेक्ट है, जो आपका भ्रूण होते हैं, उस भ्रूण के मूत्र मार्ग में रुकावट या विकार जो है, ये समस्या हो सकते हैं कि फीटल के भ्रूण के आसपास जो है जो द्रव है वो कम जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये सब कारण आपके कुछ अन्य कारण शामिल है जो हो सकते हैं द्रव के कमी के कारण। ठीक है। जैसे परिपक्वता होना, समय से पहले एमनियोटिक द्रव का कम बनना, भ्रूणीय विकार हो सकता है, मूत्र मार्ग में रुकावट हो सकता है। तो ये सब जो है आपके कुछ अन्य कारण हैं, समझ गए। चलिए, लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर मान गए एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा अगर कम है तो क्या क्या जो है लक्षण दिख सकते हैं, देख लीजिए। लक्षण में गर्भाशय ऊंचाई समान से कम होना। अगर किसी का अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर गर्भाशय में अगर प्रेगनेंसी के टाइम में कम है बच्चे के आसपास, तो इस फ्लूइड के कम होने से जो यूट्रस का हाइट होता है वह कम जाता है। तो देखते होइएगा कि किसी किसी का जो पेट, जो स्त्री का जो आमाशय होता है वह प्रेगनेंसी के बाद देखते होइएगा बहुत ज़्यादा किसी किसी का निकल जाता है, किसी किसी का हल्का ही निकलता है, किसी किसी को कम निकलता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं यह एमनियोटिक फ्लूइड का भी रोल होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें ज़्यादा होगा उसका जो है जो पेट होगा वह ज़्यादा दिखेगा, अगर किसी का एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो उसमें कम जो है दिखेगा। तो यह जो है होता है। ठीक है। भ्रूण गलती व हलचल कम होना। इसका लक्षण एक और दिखेगा कि अगर जिसमें अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो जो फीटल का जो हलचल होना चाहिए वह हलचल कम हो जाता है। ठीक है। कुप्रस्तुति, माल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भ्रूण है उसका जो प्रस्तुति है वह गड़बड़ होगा। उदर का आकार कम होना, वही मैंने बताया कि पेट का आकार कम दिखाई देगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं जो कि एक नॉर्मल होते हैं। तो यह सब अगर फ्लूइड भरा होगा पेट में यानी यूट्रस में बच्चे के आसपास, तो जाहिर सी बातें है पेट बड़ा दिखाई देगा ही, समझ गए। लेकिन यहाँ पे उदर का जो है आकार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑल्गी हाइड्रोमेनियाज देख रहे हैं, मतलब तरल कम होगा तो उदर का आकार भी कम जाएगा, कुप्रस्तुति होगा, भ्रूण का हलचल भी कम हो जाएगा और गर्भाशय ऊंचाई भी कम हो जाएंगे। ठीक है। गर्भाशय ऊंचाई कम होगा तब ना उदर का भी एरिया कम दिखाई देगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन, जटिलता क्या होते हैं देख लीजिए। अगर किसी को ऑल्गी हाइड्रोमेनियाज से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या हो सकता है देख लीजिए। भ्रूण से संबंधित अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो देख लीजिए, जैसे भ्रूण की वृद्धि में कमी आ जाएगा, समझ गए ना, ग्रोथ जो है कम जाएगा भ्रूण का। उसके बाद नाभि नाल पर दबाव पड़ना, जो कॉर्ड है उस पर प्रोलैप्स हो सकता है, नाभि नाल जो लगा हुआ होता है प्लेसेंटा से उस पर दबाव पड़ेगा। ठीक है। जन्मजात विकृति होना, कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी, अगर किसी का फ्लूइड अगर कम है तो बच्चा जन्मजात जो है कोई समस्या से ग्रसित हो सकता है। अंतः गर्भाशय मृत्यु, बच्चे का गर्भाशय के अंदर ही डेथ हो सकता है ज़्यादा फ्लूइड की कमी होने से। तो ये सब जो है क्या होते हैं, बच्चे से संबंधित जटिलता हो सकते हैं, याद रखिएगा यह भ्रूण से संबंधित है। ठीक है। जैसे भ्रूण का वृद्धि कम होना, नाभि नाल पर दबाव पड़ना, जन्मजात विकृति होना, अंतर गर्भाशय मृत्यु होना, ये सब बच्चे से संबंधित जटिलता है। और माँ से जब संबंधित क्या जटिलते हो सकते हैं, तो मैटरनल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होगा, एवर्सन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। अगर किसी को एमनियोटिक फ्लूइड का कमी होगा यूट्रस में तो क्या होगा कि उसका एवर्सन हो सकता है। प्रसरण में अधिक समय, प्रोलॉन्ग लेबर में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है। और परिपक्वता, पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब परिपक्व बच्चे को होने में भी समय लग सकता है। यह जटिलता जो है माँ से संबंधित है, समझ गए। तो इस प्रकार से ज़्यादा जो है इसका प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है, माँ पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने से ज़्यादातर प्रभाव फीटल यानी भ्रूण पर ही पड़ता है, क्योंकि वह भ्रूण के चारों साइड से घेरा हुआ रहता है द्रव, और बच्चे को जो है मूवमेंट करने में और बच्चे को जो है नमी देने में भी मदद करता है। ठीक है। तो ये सारे चीज़ है।
इसमें क्या निदान करवा सकते हैं हम लोग कि जिससे पता चले कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है, तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, अल्फ़ा फीटस प्रोटीन परीक्षण, अल्फ़ा फीटस, ठीक है, अल्फ़ा फेटस प्रोटीन एग्जामिनेशन जो है हो सकता है, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यह एक प्रकार के प्रोटीन होता है जो बच्चे के चारों साइड से एक तरल के रूप में घेरे हुए रहता है, ठीक है। तो उसी फैट्स प्रोटीन का एग्जामिनेशन होगा। ओके, उसके बाद एमनियोसेंटेसिस होगा। क्या होगा? एमनियोसेंटेसिस होगा, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रबंध हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, अपरिपक्व झिल्लियों को क्षति से बचाने के लिए उचित देखभाल करेंगे। अब इस कंडीशन में हम प्रबंध ये कर सकते हैं कि कोई झिल्ली मेंबर है वह इमेच्योर है तो उसको क्षति न हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। प्रसव की अवधि अधिक रहने की संभावना होती है, इसलिए संकुचन को प्रभावी बनाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिक्स दिया जाता है। अब चूँकि फ्लूइड कम होता है तो जो मैच्योरिटी है वह देरी से होता है, तो इसमें जो प्रसव की लेबर की जो अवधि होती है वह लंबे समय तक होने की संभावना होती है। तो ऐसे में ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है कि उत्तेजित करता है बच्चे को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो यह ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। तीसरा है, भ्रूण की निगरानी बनाए रखनी चाहिए। समय से पहले झिल्ली को फाड़ने पर संक्रमण की देखभाल करनी चाहिए। अब समय से पहले अगर झिल्ली को फाड़ते हैं तो संक्रमण ना हो, इसका देखभाल करेंगे। और साथ में नाभि भ्रंश के लिए सजग रहना चाहिए, मतलब कोर्ड जो है प्रोलैप्स ना हो, इसके लिए सजग रहेंगे। मतलब जो नाभि नाल बच्चे का लगा होता है उसमें कोई क्षति खुद से ना पहुंच जाए, इसके लिए सजग रहेंगे, ठीक है। एंड छठा है, फीटल डिस्ट्रेस की स्थिति में माँ को ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अगर बच्चे को कोई फीटल डिस्ट्रेस है तो इस कंडीशन में माँ को जो है ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा को भी ऑक्सीजन मिले। रोगी की सामान्य देखभाल व लाक्षणिक प्रबंध करने चाहिए, और भी जो भी लक्षण होंगे, जो भी देखभाल होंगे वह रोगी को करनी चाहिए। और इस हिसाब से हम एक एमनियोटिक फ्लूइड वाले पेशेंट को ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें प्रसव से पहले पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी है तो हम जो है बाहर से एमनियोटिक तरल जो है फ्लूइड जो है प्रदान करेंगे आईवी मार्ग से, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये हो गया। झिल्ली मतलब होता है, आप लोग को मैं बता दूं, झिल्ली मतलब होता है कि जो झिल्ली आपस में क्या होता है कि एक संरचना बना के रखे रहता है अपने अंदर बच्चे को। तो जब बच्चा बाहर निकलने लगता है तो वह झिल्ली को क्या करता है? फाड़ता है, ठीक है। फाड़ के तब उसका जो है बाहर निकलता है, समझ रहे ना।